प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले आप लोगों से इस विषय पे चर्चा करूंगा कि किसी भी जातक का जन्म अगर वृष राशि और वृष राशि के अंतर्गत पड़ने वाले रोहिणी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो ऐसा जो जातक होता है वो बड़ा ही सुप्रीम होता है। सुप्रीम का अर्थ कि किसी की प्रगति में सहयोग करने वाला, बुद्धि से, सुंदरता से, ज्ञान से और अपनी वाणी से सबको सुखी करने वाला होता है। राजकुमार की भांति जीवन में कभी भी कष्ट न भोगने वाला होता है। ऐसे लोगों को जीवन में कई बार ऐसा होता देखा गया है कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बैठे होते हैं उनको व्यापार से धन आते ज्यादा देखा गया है। उनके जीवन में व्यापार से धन आता है। चंद्रमा चूंकि वैश्य वर्ण के ग्रह होते हैं और ऐसा जातक अपने लाभ और अपनी हानि को बहुत बेहतर तरीके से संतुलित करने वाला होता है। दूसरा कि वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में जो जातक जन्मा होगा उस व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत भीषण बदनामी नहीं होती है या कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होता है जिसके कारण उसका जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। हाँ, पर यह बात जरूर है कि अगर वो चंद्रमा राहु और केतु के साथ बैठे हों, जैसे कि यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ केतु विराजमान है, उन पर राहु का प्रभाव है, उस चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, गुरु के साथ वो द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं। याद रखना यह भी होगा कि कोई भी ग्रह अकेले कभी भी फल नहीं करता है, बहुत सारे ग्रहों के संपर्क में आकर के वो ग्रह फल करता है। विचार मैंने ये बात कही है करने के लिए कि आप आमतौर पे जब ग्रह के फल को समझने की कोशिश करते हैं तो आपसे सोचते हैं या स्पष्ट फल नहीं करते, सिर्फ ग्रह देख लिया कि यहाँ बैठा है तो ये फल निकलेगा, जबकि स्पष्ट फल कथन करता ऐसा नहीं करते। ग्रह का फल सिर्फ राशि का नहीं मिलता, नक्षत्र, उससे चौथे, उससे 12वें, उससे दूसरे, उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है, किस राशि में बैठा है, इन सबका फल कथन मिला करके एक फल तैयार किया जाता है। तो जो चंद्रमा इनकी कुंडली में राहु के संपर्क में है, केतु के संपर्क में है, उस चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पीछे गुरु द्विद्वादश के संपर्क में जा रहे हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में जब कभी भी राहु की दशा आएगी, राहु में मंगल आ जाएं, राहु में गुरु आ जाएं, राहु में शनि आ जाएं, इस दशा काल में व्यक्ति के साथ षड्यंत्र होता है या वो कई बार व्यक्ति अपना आपा खोता है ना। मतलब उस दौरान उसके जीवन की प्रगति के मार्ग में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। पर व्यक्ति बड़ा ही खुश मिजाज होता है, राजसिक सुखों से घिरा हुआ होता है, विदेश में रहने वाला होता है, धन संपदा से उसका जीवन परिपूरित रहता है, उच्च शिक्षा से प्रभावित होता है, उच्च शिक्षा से उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो इतनी सारी चीजें रोहिणी नक्षत्र वाले दूसरों के जीवन के समस्याओं को समाप्त करने वाले और दूसरों को सहयोग देने वाले होते हैं। राजाओं के जैसा इनका जीवन सदैव बना रहता है ना। और तो और ये किसी के भी साथ इनका जो संबंध होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है, कनेक्शन इनका काफी मजबूत और दृढ़ता के साथ इनका जीवन का संबंध किसी के साथ भी निभता है। ये भी अच्छी बात है। मैंने व्यापार के बारे में कहा, मैंने संबंधों के बारे में कहा, इनके जीवन के सांसारिक सुखों के बारे में मैंने बात कही है, व्यापारिक तो मैंने कहा ही है। अब एक पक्ष और भी है। अगर इस चंद्रमा के बारे में आप थोड़ी सी चिंतन करते हैं तो चंद्रमा से सूर्य का जो संबंध बन रहा है वो तृतीय एकादशवें का बन रहा है और ये जातक के जीवन में महान महान उपलब्धि धारण करने वाला या हासिल करने वाला बना देते हैं। एक पक्ष यहाँ ये भी होगा कि ऐसे जातक के जीवन में जो आमदनी होती है वो कई बार एक जैसी नहीं रहती, वो घटती बढ़ती रहती है, या कभी ज़्यादा कभी कम, कभी एक भी पैसा नहीं मिला, कभी 20 रुपए आ गए, अगले दिन 50,000 आ गए, इस तरीके की आमदनी होती है। मतलब व्यापार में ये होता है। दूसरा, तरल चीजों के व्यापार से भी व्यक्ति को धन कमाते देखा जाता है। ऐसे लोग पेट्रोल, डीजल, दूध, दही, मैकेनिक्स, जो तरल चीजें होती हैं, जो पाइप के अंदर से प्रवाहित होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह, भी व्यक्ति इसका भी कारोबार करते हुए देखा जाता है। राजनीति में उनकी दिलचस्पी उतनी नहीं होती, पर हाँ, राजनीतिज्ञों से जुड़ करके ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से सफल करते हुए देखे जाते हैं।
चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं तो ऐसे जातक को ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और चिरचीटा, जिसे आपामार्ग कहते हैं, इस पौधे की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और तो और किसी पे बहुत जल्दी विश्वास करने से बचना चाहिए। और राहु की दशा जब तक चलेगी, जातक के जीवन में परेशानियां थोड़ी बहुत बनी रहती हैं, जिसमें उसके सोचने समझने की शक्ति बाधित होती है। ना चाहने वाली घटनाएं राहु दे जाते हैं। माता पिता को कष्ट होता है। जातक को राहु की दशा चलेगी और अभी चल भी रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूं 2023 के जुलाई के बाद से ही व्यक्ति को राहु की दशा चली है और वो तब से ही अपनी बाधाओं के साथ जीवन को जी रहा है। अब यहां तक तो मैंने बात की है, लेकिन अब मैं यहां से आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूं। जन्म हुआ जातक का श्रावण माह में। श्रावण माह व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बनाता है और इनके दिमाग में कोई भी बात जो चल रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करती है। वक्त के साथ वो तुरंत ही व्यक्ति उसे भूल जाने वाला भी होता है। या कई बार व्यक्ति का मन इतना शुद्ध होता है, निश्चल होता है कि वो किसी पे भी संदेह नहीं करता है और कई बार दुनियादारी में उलझ जाता है। दक्षिणायन वर्षा ऋतु दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत बनी रहती है। दक्षिणायन के कारण शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जीवन पे रहेगा और ये कई बार व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का प्रभाव या चुनौतियों का सामना जातक के जीवन में करने को विवश करते हैं। कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा पापक होते हैं। दशम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला बनाते हैं और पापक ग्रह होने के कारण व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त कई बार दूसरों के कारण प्रभावित होता है। वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, लोग उसके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। वृद्धि योग वैश्यवर्ण और मनुष्यगण है। इसका फल होगा कि व्यक्ति व्यापारिक किस्म का होगा। वो अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के चिंतित रहने वाला होता है। स्कूलिंग जो हो वो घर से दूर हो तो भी ठीक है। वैसे जो स्थिति बन रही है, इस आधार पर लग्न पर गुरु का प्रभाव है। लग्नेश 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति को घर से दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी बात है। एक बात और भी है जो बनेगी कि पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है और वो खानदान में पहला ऐसा नहीं है, उसने खानदान में पहली बार जन्म नहीं लिया है। इस खानदान में, कुल खानदान में उसका पहले भी जन्म हो चुका है। पूर्व जन्म में भी व्यक्ति जो है वो न्यायप्रिय था, शुद्ध था, शुद्ध आत्मीय था, आत्मा से संबंध बनाने वाला था, विपरीत योनियों से उसका संबंध रहने वाला है, सुखपूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है ना। और सबसे जो अच्छी बात है कि व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, वो शुद्ध बोलता है, गलत नहीं बोलता। शनि द्वितीय भाव में होते हैं तो कई बार व्यक्ति को मांस आदि में रुचि होती है या मसालेदार चीज़ों में। अगर ये दोनों नहीं है तो कई बार व्यक्ति शांत होता है, गंभीर होता है, कम बोलने वाला होता है और इस कम बोलने के कारण वो व्यक्ति अपनी सफाई प्रस्तुत नहीं कर पाता, जिसके कारण उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जहाँ वक्त पड़े वहाँ उसे सफाई देने की आवश्यकता है और पड़े तो करनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये। लग्न में थोड़ी सी चर्चा मैं कुंडली पे कर देता हूं। लग्न में लाभ के स्वामी का बैठना और नवम के स्वामी का एकादशवें में बैठकर पंचम को देखना, पंचम के स्वामी का नवम में बैठकर लग्न को देखना, जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे मंगल की राशि का बनना, राहु का बैठना और शनि की दृष्टि का पड़ना, ये मानसिक तनाव और कई बार घर परिवार में बच्चे के कारण मानसिक तनाव या घर में माहौल का थोड़ा कभी कभी खराब होना या माता पिता की चिंता बढ़ा देना, ऐसा खास करके राहु की दशा में ज़्यादा। कफ जनित समस्या, शीत वाली बीमारियां, अनिद्रा की समस्या, ऐसा होता है। वक्त के हिसाब से व्यक्ति को बीपी की समस्या होती है या कई बार मातृपक्ष से जो बीमारी मिलती है बच्चा उसका वाहक बन जाता है। लग्न में बुध और उस बुध से दशम स्थान में चंद्रमा और केतु का ग्रहण नहीं है। मतलब ये बुध और चंद्रमा भले एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, चंद्रमा और केतु एक दूसरे से भले साथ बैठे हैं, लेकिन वहां पे दोनों साथ हैं नहीं, तो वो सिर्फ देखने को बैठे हैं। लेकिन बुध के साथ चंद्रमा का संबंध
दशम और चतुर्थ का बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति को निर्णय लेने में जरूर दिक्कत होगी। लेकिन कृतज्ञता फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि गुरु और बुध एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं। और क्रिएटिविटी फिर भी व्यक्ति के पास बनी रहेगी, क्योंकि मंगल और बुध एक दूसरे से तृतीय एकादशवें के संबंध में है। पूर्वजों का आशीर्वाद व्यक्ति को इस वजह से मिला हुआ है क्योंकि नवम भाव का स्वामी पंचम में और नवम भाव का स्वामी लग्न पंचम भाव को देख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। पंचम के स्वामी नवम में बैठ करके पंचमेश पंचम को देख लिए। गुरु और मंगल दो ग्रहों का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से होने के कारण व्यक्ति की क्रिएटिविटी, खेल को समझने की शक्ति और समझाने की शक्ति, ये सब बहुत ही अच्छी होती है। चतुर्थ स्थान में राहु का बैठना कभी भी खराब नहीं होगा। शास्त्र कहता है केंद्र त्रिकोण गो राहुर स्थितः शतोशतः। केंद्र में बैठे राहु कभी खराब नहीं होते। वृश्चिक राशि में राहु कई बार अच्छे परिणाम भी देते हुए देखे जाते हैं। कुछ आचार्य इन्हें यहाँ नीच राशि का मानते हैं, पर कुछ आचार्य इन्हें अपनी राशि का भी कहते हैं। पर सामान्यतः एक सिद्धांत जो सबसे ज्यादा लागू होगा कि चाहे वो उच्च के बैठे हों, चाहे किसी आचार्य के आधार पर वो उच्च के या नीच के बैठे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम केंद्र में बैठे हैं और ये राहु को अच्छा बना देगा, है ना। तो जन्म कुंडली में मंगल की राशि में बैठे हैं, रोग की राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि में कई बार व्यक्ति का कंसंट्रेशन लूज होता है, परिणाम प्रभावित होता है, मन मुताबिक वातावरण नहीं मिलता है। ऐसी चीजें राहु देखने को दे सकते हैं। राहु की दृष्टि चंद्रमा और सूर्य दोनों पे है। इस वजह से नेत्र की ज्योति, आंखों की समस्याओं को कई बार परेशान होते जातक को देखा जाता है। और एक पक्ष और भी होगा कि यहां व्यक्ति कई बार कामोत्तेजक भावनाओं से प्रभावित होता है, धन खर्च करने वाला होता है, माता पिता का धन खर्च होता है, लेकिन जितना खर्च होगा उससे कई गुना ज्यादा वो अपने माता पिता को कमा करके दे जाता है। गंभीरता 100% बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चतुर्थ स्थान से शनि, राहु और मंगल का प्रभाव गृह क्लेश का वातावरण बनाते हैं और कई बार वैवाहिक पक्ष को कमजोर करते हैं। नवमांश चक्र में केंद्र में सप्तम भाव में मंगल का बैठना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि विवाह करने से पहले कुंडली अच्छे तरीके से मिलाई जाए। पंचम स्थान में गुरु और शुक्र का बैठना ये बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाएगा, जो व्यक्ति को संतति होने के बाद उसके जीवन में स्थिरता और भी ज्यादा मजबूती से मिलती है। द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं, जो तृतीय भाव के स्वामी होकर के, और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। ये अच्छी बात है। जो व्यक्ति ऐसा आप कहें कि कल को अगर वो विवाह हो जाए तो उसकी संपत्ति में कई गुना ज्यादा वृद्धि होगी, वो शुक्र के कारण होगा। चंद्रमा जो बैठे हैं वो वृष राशि में बैठे हैं और गुरु मेष राशि में बैठे हैं। गुरु भरणी नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। विचार करके देखें तो चंद्रमा की राशि में हस्त नक्षत्र में शनि बैठे हैं और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो चंद्रमा अपने नक्षत्र में और चंद्रमा के नक्षत्र में शनि बैठ गए, गुरु बैठ गए क्या बोलते हैं कि भरणी नक्षत्र में, और वो शुक्र जन्म कुंडली में बैठ गए पुष्य नक्षत्र में। तो शनि और शुक्र का संबंध, गुरु और चंद्रमा का संबंध, गुरु और शुक्र का संबंध ये बहुत अच्छा बन रहा है, जिसका अर्थ व्यक्ति के निरंतर प्रोग्रेस को दिखाएगा। पर अभी हमें कम से कम 5 साल और इस जातक को बहुत ही ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है। मुझे देखिए 2031 के जुलाई तक, जब तक राहु में बुध नहीं आ जाते हैं, तब तक अभी हमें इस जातक के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, अनुशासित रखने की आवश्यकता है, प्रेम से हैंडल करने की आवश्यकता है। राहु की दशा में माता पिता गणेश जी की पूजा करें, गणपति स्तुति का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष करें, गणेश संकटनाशक करें, काल भैरव का पाठ करें, एक लाजवर्त धारण कराएं और बच्चे से ज्यादातर गणेश जी की पूजा कराई जाए, या चतुर्थी का व्रत भी कराया किया जा सकता है। एक बात मैं 200% गारंटी से कह सकता हूं, और वो ये है कि चतुर्थ भाव के स्वामी एकादशवें में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, जिस पर गुरु की दृष्टि है। ऐसा जातक निश्चित रूप से माता और पिता की सेवा करने वाला होता है और बहुत ही सुरक्षित सेवा करने वाला होता है। राहु की दशा में कई बार माता और पिता का नुकसान होता है, आयु का पक्ष कमजोर होता है, और कई बार व्यक्ति को थोड़े बहुत, या कह सकते हैं कि राहु की दशा अभी बहुत लंबी चलेगी, अभी तो तुरंत आई ही है, तो इस राहु की दशा में कई बार अप्रिय घटनाओं के घटित होने का योग भी लगता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दादा हो जाए, दादी हो जाए, नाना हो जाए, नानी हो जाए, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु तक के योग भी बन जाते हैं। ऐसी भी बात दिखाई दे रही है, जो कि स्पष्टतया मैं बोल रहा हूं। उसको आप काट नहीं सकते और मैं उसको होने नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूं तो वो नहीं होगा।
जो होना है वो होता रहता है। राहु की दशा में ये घटना दुर्घटना होती है, ये बहुत सामान्य लक्षण है जिसे हमें जीवन में स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। पर यह व्यक्ति माता पिता की गंभीरता से सेवा करेगा, ये बात इसमें कोई दो राय वाली नहीं है। दशमांसा चक्र में लग्न कुंडली के लग्न में बन रही राशि 5 नंबर, यहाँ की भी लग्नेश बन रहे हैं और वो सूर्य 11वें भाव में बैठे हैं। यहाँ के सूर्य 12वें भाव में, यहाँ के सूर्य 11वें भाव में बहुत अच्छी स्थिति बना के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति निश्चित रूप से यशोवान होगा। राहु और शुक्र का संबंध दशमेश का 9वें भाव में बैठना, राहु और शुक्र निश्चित रूप से, यहाँ भी राहु का संबंध शुक्र से है, यहाँ भी राहु का संबंध शुक्र से है और यहाँ पर भी शुक्र का संबंध जो है वो कम से कम भाग्य से तो हो ही रहा है। तो दाम्पत्य तो बहुत अच्छा है। ये केंद्र अगर तीनों भरा होता तो और भी अच्छा हो सकता था, पर फिर भी गुरु यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं, यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं, है ना। ये बहुत उत्तम पक्ष की बात होगी कि यहाँ ग्रह 1 नंबर में गया, यहाँ 5 नंबर में गया है और यहाँ पंचमेश होकर के लग्न में आ रहा है। तो यश मान पद प्रतिष्ठा अनुभव ये सारा जातक के जीवन में बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बात मैंने क्लियर करी है। अब मैं डिग्री की बात कर लेता हूं, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे बैठा है। अब यहां से मैं बात करता हूं, थोड़ी सी चर्चा और भी पक्षों की करूंगा। पहले डिग्री की बात कर लूं, पर उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात है। इस कुंडली में बुध यहां वृष राशि में बैठे हैं और यहां सिंह राशि में बैठे हैं। ये बुध जो बैठे हैं वो गुरु से केंद्र में बैठे हैं। यहां बुध अपनी राशि के बैठे हैं, लग्न में गुरु, द्वितीय भाव के स्वामी लग्न में बैठे जिनके ऊपर गुरु की दृष्टि है, और द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी होकर के मंगल से दृष्ट हैं। थोड़ा समझिएगा, इसको फिर से समझाता हूं। जो स्थिति बनी है द्वितीय का लग्न में जाना और गुरु से दृष्ट हो जाना, उसके बाद जन्म कुंडली के नौमांश चक्र में बुध की स्थिति बनी, दशमांसा चक्र में बुध का प्रभाव बना, द्वितीय भाव से हर जगह बुध का संबंध बन रहा है और लगभग गुरु से वो संबंध भी बना रहा है। गुरु की दृष्टि है गुरु से केंद्र में, और यहाँ पे चलो केंद्र में नहीं है पर लग्न में तो कम से कम गुरु हैं। जन समूह की सुरक्षा करने वाला, किसी दूसरे के कारण अपनी समस्या बढ़ा देने वाला, दूसरे के झगड़े में स्वयं को डाल करके अपना नुकसान कर देने वाला, लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करने वाला, ऐसा यह जातक होता है। परोपकारी होता है, सौभाग्यशाली होता है, गंभीर होता है, मोटा धन कमाने वाला होता है और आरंभ के जीवन में विद्यालय में सहपाठियों के बीच में उदाहरण बनने वाली घटना जातक के साथ हो जाती है। इसका कारण मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे है। ये दोनों स्थितियां जो बन रही हैं वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन को बेपटरी, डिप्रेस कर देना, परेशान हो जाना, नुकसान में ले जाना, माइनस में ले जाना, ऐसा योग दुर्योग बना रही है। मंगल और शनि जब एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो कई बार व्यक्ति को आरंभ में ही कोर्ट केस कचहरी, पुलिस चौकी आदि का सामना करना पड़ता है और ये लगभग होता रहता है। हमें राहु की दशा तक इसको बचा करके रखने की आवश्यकता है। अब डिग्री की बात कर लेता हूं। डिग्री लग्न 2 अंश का बना है। लग्न 2 अंश का बना मतलब हमें अपने निर्णय पे सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है, मित्रता सावधानी से करनी है, संस्कार का बोध होता रहे, भारत आना जाना बना रहे। ये अभी अमेरिका के लुसियाना प्रांत में या जहाँ कहीं से भी, कहीं विदेश में रहते हैं, ये पता नहीं विदेश की जो जगह का नाम भी बड़ा अजीब। हमारे यहाँ भारत में प्रयाग नाम है, कितना सुंदर नाम है, वाराणसी, और यहाँ पर पता नहीं क्या ही डबलिन, तो पता नहीं क्या ही नाम रखते हैं लोग, पर कोई बात नहीं है। मैंने ये बात कही कि 2 अंश का लग्न आपको ये कहता है कि आपको सावधान होकर के मित्रता करनी है और कभी भी किसी मित्र के ऊपर विश्वास नहीं करना है, चाहे वो पुरुष मित्र हो चाहे वो स्त्री मित्र हो। लग्न में बुध लगभग 1000 दोषों का समन करते हैं और गुरु की दृष्टि के कारण व्यक्ति के जीवन में कृतज्ञता आजीवन बनी रहती है। बुध का मान 4 अंश का है, वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि उनके ऊपर जाने के कारण व्यक्ति का जीवन भाग्यशाली तो बना रहेगा। उसके बाद द्वितीय भाव में 17 अंश के शनि बैठे हैं, ये आपकी कुंडली के सप्तम और 6वें भाव के स्वामी हैं। तो कई बार यहाँ व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत ऋणानुबंधन, ऋण का संबंध भी होता है या व्यक्ति को थोड़ा बहुत माइनस में भी जाते देखा जाता है शनि की दशा में। ये शनि केतु के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये मारक होंगे। मतलब शनि की दशा, मंगल राहु में शनि आ जाए, शनि में मंगल आ जाए, उसमें केतु आ जाए तो ये मारक दशा चलेगी। उसमें राहु में शनि आ जाए,
राहु में मंगल, मंगल में शनि आ जाए तो ये कई बार मारक दोष लगेगा। केतु भी, हमें उस दशा काल में सावधान होना होगा। बाकी शनि की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, इस वजह से संपत्ति तो व्यक्ति बना लेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण व्यक्ति के पास आयु रहेगी और अपनी दशा काल में 7.5 में भी जातक को, शनि की 7.5 और ढैया में भी जातक को आर्थिक पक्ष में लाभ मिल जाता है। उसी शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पे है तो व्यक्ति के धनार्जन के कई सारे स्रोत बनेंगे और वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी समस्त जिम्मेदारियों का किसी भी तरीके से निर्वहन तो कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हैं 28 अंश पे, इनकी दृष्टि नहीं है, पर ये जहां बैठे हैं वहां कम से कम रहेंगे। इसका अर्थ होगा कि वो चतुर्थ स्थान में बैठ करके जातक के जीवन में संपत्ति बनाने का काम तो जरूर करेंगे और व्यक्ति के फोकस को बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी दशा काल में जब कभी वो शुक्र, सूर्य, चंद्रमा इन सभी दशाओं में घूमेंगे तो व्यक्ति को नुकसान भी देंगे, ये बात पक्की है। राहु में गुरु आएंगे तो स्वास्थ्य का परेशान करें, राहु में चंद्रमा है तो दिनचर्या बाधित करें, राहु में केतु है तो मानसिक कष्ट हो, भ्रम बना रहे, स्वप्न में परेशानी रहे, राहु में मंगल आए तो चोट चपेट की घटना हो, राहु में सूर्य हो तो नेत्र और पिता को परेशानी हो, राहु में शुक्र हो तो पत्नी के साथ मतभेद हो, ये सब हो सकता है। राहु में बुध, हालांकि राहु के समस्त दोषों का बुध समन फिर भी कर रहे हैं, राहु दोषो बुद्धो हन्यात। राहु केंद्र में, बुध केंद्र में है तो राहु का जितना भी दोष होगा उसमें बुध के केंद्र में होने के कारण उसका समापन भी हो जाएगा, ये शास्त्र कहता है। चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव खाली है, पंचम, छठा और सातवां भाव खाली है, अष्टम भी खाली है। लेकिन एक बात याद रखिए कि नवम भाव में गुरु बैठे हैं जो एक तरफा जातक को भाग्यशाली बनाने की हिम्मत रखते हैं और वो गुरु 14 अंश पे बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो सबसे बेहतरीन बन भी रहे हैं। अपनी दशा काल में गुरु धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, पुत्र, दाम्पत्य, रोजगार और स्थिरता, ऑटो पायलट मोड में कारोबार का जाना, ये सब देते हुए नजर आएंगे और गुरु की दशा जातक के जीवन में बहुत अच्छी दशा रहेगी। उसके बाद चंद्रमा 16 अंश पे बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी और व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और माता पिता के बीच के कलह को शांत करने का काम करेगी और कई बार व्यक्ति इकलौती संतति होने का प्रभाव दिखा जाता है। मंगल 0 अंश पे बैठे हैं, इसका अर्थ है कि उनकी दृष्टि नहीं है, मतलब मंगल जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, वो देख कहीं नहीं रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शनि और मंगल एक दूसरे को देख करके कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मंगल की दृष्टि है ही नहीं। इस वजह से जातक को एक अच्छा खासा लाभ होते देखा जाता है। तो मंगल 11वें भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को एक तरफा धन मिलता रहेगा, लेकिन नुकसान उसका कम होगा। तो व्यक्ति में जो कहते हैं ना कि जो प्राप्त करने का बल है, जो महत्वाकांक्षा है, एग्रेशन है, मोटिवेशन है, वो स्वतः व्यक्ति को मिलता रहेगा। उसको मोटिवेट होने के लिए और करने के लिए किसी के पास जाना नहीं है। 11वें भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, बड़े लोगों से कई बार नुकसान होता दिख रहा है, बड़े मित्र, बड़ी उम्र के लड़के लड़कियों से व्यक्ति को नुकसान होता दिख रहा है। 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं 9 अंश पे, मतलब उनकी दृष्टि 6वें भाव पे जाएगी। यहां पे शनि का प्रभाव है, इस भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है। मंगल की 7वीं नहीं तो हो, प्राप्त तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सूर्य की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि है। इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं तो कम से कम 6वें भाव की सुरक्षा सूर्य, शुक्र और गुरु तो कर ही रहे हैं। ऊपर से केतु का भी संबंध बनेगा तो व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण केतु वगैरह करते रहेंगे, पर उसको मार्ग मिलता जाएगा और मार्ग जो मिल रहा है वो सूर्य और शुक्र के कारण और गुरु के कारण मिल रहा है। उसके बाद शुक्र की दृष्टि नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि शुक्र की दृष्टि नहीं है क्योंकि वो इस कुंडली के लिए पापी ग्रह बन जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि शुक्र का 12वें भाव में बैठना ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि व्यक्ति थोड़ा व्ययी मानसिकता का होता है, नेत्र में परेशानी, बाईं आंख की कमजोरी, कई बार कान में समस्या, ये सभी बरसात के मौसम में देखने को मिल जाता है। तो ये इतनी सारी बातें हैं। मैं थोड़ा बहुत ध्यान इनकी कुंडली के चतुर्विशांसा चक्र पे लेके आना चाहता हूं क्योंकि अवस्था अभी छोटी है तो मुझे वो पढ़ना होगा। चतुर्विशांसा चक्र में बाहर रह करके ही व्यक्ति पढ़ेगा, उसके बाद वो जितनी पढ़ाई करना चाहता है उसकी पढ़ाई पूरी होगी। राहु की दशा अगर नहीं चल रही होती तो जितने भी झमेले हुए हैं वो भी नहीं होता, लेकिन गुरु की दशा व्यक्ति को बहुत अच्छा मार्ग दे जाएगी। हालांकि उसमें अभी समय है, इसमें भी राहु की दशा जो और थोड़ी बहुत आगे बढ़ जाएगी, जितनी देर मैंने कहा है 29 तक ही कहा है ना, 29-30 तक, तब तक व्यक्ति को थोड़ा बहुत सावधान होना होगा। हाँ, राहु में बुध 2031 तक। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो व्यक्ति के पढ़ाई में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा,
कि विलंब से या बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा विलंब से व्यक्ति का स्टार्ट होता है या वक्त के हिसाब से उसकी पढ़ाई में रुकावट आती है। पर हाँ, ये बात जरूर है कि वो पढ़ाई पूरी कर लेगा। उसको ऐसी कोई शिक्षा पढ़ाई जाए, ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे वो समाज पे राज करे और उसका जो जिसको कहते हैं ना कि उसका खराब ना हो, सीवी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, वो खराब ना हो। बाकी इसका फोकस बहुत अच्छा है। राहु और केतु दसम स्थान में बैठ रहे हैं तो व्यक्ति कई बार घर से दूर रह करके पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूलिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है तो कई बार उसे ऐसे जगह से पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसने गलती नहीं की है और सामान्यतः छोटे बहुत विवाद के कारण भी कई बार व्यक्ति को नुकसान होता है। संतान का पक्ष इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। संतति के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में धन और संपदा, लाभ, भाग्य का सुख और व्यापार और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। हालांकि ये कुंडली व्यापारिक ज़्यादा है। ये कुंडली व्यापारिक पढ़ाई पढ़ सकती है, जैसे MBA हो जाए, कुछ खाने पीने का हो जाए, होटल हो जाए, आराम करने वाली चीज़ें हो जाए, रेस्टोरेंट हो जाए। ऐसी चीज़ों से व्यक्ति को धन बहुत अच्छा आ सकता है। रासायनिक चीज़ों से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात कह दूं तो होरा चक्र के आधार पर सूर्य और शुक्र जो होंगे ना, अपनी दशा काल में व्यक्ति को मानसिक शांति देंगे, चाहे अंतर में हो चाहे प्रत्यंतर में हो। लेकिन इसके अतिरिक्त शनि, मंगल, राहु, केतु, चंद्रमा, बुध, गुरु ये मेहनत करा करके व्यक्ति को सफल बनाएंगे। मतलब ये कुंडली मेहनत करेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप बैठ करके नहीं खा सकते और ये कुंडली बैठ कर खाने वाली है भी नहीं, क्योंकि सिंह लग्न के जो लोग होते हैं वो प्रतापी होते हैं और वो बहुत एग्रेशन में भी रहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा बड़े और अच्छे लोगों को प्रभावित कर जाती है। क्रिएटिव होते हैं, संततिवान होते हैं और स्वयं भी एक संतति वाले होते हैं और उनकी भी संतति एक ही होती है, 1 से 2 संतति होती है, बहुत ज़्यादा उनको संतति नहीं होती। कामोत्तेजक भावनाएं दिमाग पे हावी होती जरूर हैं, लेकिन वो काम में सफल नहीं होते, है ना। प्रशासन का उनका प्रभाव रहता है, वो किसी पे भी हावी होना चाहते हैं, ऐसा सब लक्षण दिखाई देने को मिलता है। अब मैं एक बात कह दूं तो सूर्य को बलवान होना होगा, करने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। मांस भक्षण कम करें, नारायण की पूजा करें, गुरु मंत्र से अपने आप को युक्त करें। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए जल की बर्बादी कम करें। मंगल और बुध को बलवान बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ याद करें। बुध को बलवान बनाने के लिए नियमित रूप से दूब शिव जी पे या गणेश जी पे अर्पित करें। गुरुदेव आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक हैं, वो आपको भाग्यशाली बनाएंगे और वो अकेले आपको बहुत आगे ले जाने वाले बन रहे हैं। इस कुंडली के जितने भी संघर्ष हैं वो भले राहु की दशा तक हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति एकदम पीक पॉइंट पे होगा, गुरु उसका दामन थाम लेंगे और व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शुक्र का प्रभाव मृतप्राय है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करें। देवी मैया की तस्वीर अपने घर में लगाएं, विशेषतया कौड़ी कामाख्या की। शनि का प्रभाव 100% बहुत अच्छा है, व्यक्ति अनुशासित होगा, कम बोलेगा और न्याय प्रिय भी होगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में 25% अच्छा परिणाम करेंगे और 75% कमजोर परिणाम करने वाले ग्रह बन रहे हैं। ऐसी सारी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। रंग के आधार पर इस कुंडली में गेरुआ, लाल और पीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। दिन के आधार पर इस कुंडली में गुरुवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है। नक्षत्र रोहिणी में व्यक्ति को दान करना चाहिए। हस्त, मृगशीरा, पुष्य, पुनर्वसु, भरणी, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन बता दिया मैंने। अंक इस कुंडली के लिए 3 और 6 बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दशा है, लाजवर्त धारण करना चाहिए। करियर इस कुंडली में थोड़ा संघर्ष में जरूर है, क्योंकि दशमांसा चक्र में जो स्थिति बन रही है उसमें केंद्र लगभग खाली है, त्रिकोण भी लगभग खाली है, नवमांश का केंद्र खाली है। दशमांसा चक्र में लग्न चक्र में ये भाव ठीक बना हुआ है, इसको और भी ठीक होना था। हालांकि सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाना, केतु से दृष्ट होना कई बार पत्नी को लंबी बीमारी दे जाता है या माता को भी कई बार लंबी बीमारी दे जाता है। इतनी सारी बातें नक्षत्र के आधार पर अब मैं थोड़ा सा फल कथन कर देता हूं। अब थोड़ा सा नक्षत्र पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा रोहिणी में बैठे हैं तो मैंने उसका प्रभाव बताया। मंगल जो बैठे हैं वो मृगशिरा में है। ग्रह अपने नक्षत्र में बैठा है तो श्रेष्ठ है।
और वो व्यक्ति को यशोवान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, दूरदृष्टिता बनाए, एनर्जी अच्छी रहती है, समझदार बनाता है, तिकड़मी बनाता है, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलने वाला बना देता है। उसके बाद बुध जन्म कुंडली में मघा में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति की दूरदर्शिता, कृतज्ञता, कर्तव्यपरायणता, तार्किकता, समझदारी, ज्ञान से युक्त होना, ये सब बहुत अच्छा बना देंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक और योग्य बना देते हैं, है ना। यहाँ पे व्यक्ति के पास बहुत जीवन का शानदार अनुभव उसके साथ रहता है। शुक्रदेव पुष्य नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को धीर गंभीर बनाएंगे। शनिदेव हस्त नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को इमोशनल, सत्य बोलने वाला बनाते हैं, हंसोड़ प्रवृत्ति का बनाते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलता है। राहुदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को दिमागी और जिद्दी, हठी बनाएंगे, पर मनन करने वाला तो पक्का ही बना देते हैं। इतना सारा प्रभाव नक्षत्र का बन रहा है। केतु मृगशिरा में बैठ करके व्यक्ति के जीवन में केमिकल को समझने वाला, अर्थ को समझने वाला, समाज को समझने वाला, दुनियादारी को समझने वाला, और ऐसा वाला प्रभाव केतु देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना सारा है। अब इस कुंडली को थोड़ा अष्टक वर्ग के आधार पर समझें तो व्यक्तित्व को अभी मार्ग देने की आवश्यकता है ना। बच्चे को समय दिया जाए और उसे सुना जाए, जितना ज़्यादा हो सके उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी होगी माता पिता को। चंद्रमा द्वितीय भाव जो बना हुआ है, वहाँ पे वाणी पे व्यक्ति को स्वयं भी, जातक को थोड़ा गंभीर बोले, कम बोले, या फिर व्यवहार कुशल और भी ज़्यादा अपने आप को बनाना है। लोगों के बीच में जाना है, उनसे दूर नहीं जाना है, मतलब सामाजिक हो सकते हैं। मेहनत इस कुंडली का बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। पर व्यक्ति का जीवन भाई और बहनों से वंचित रहता है, भाई बहन का सुख व्यक्ति की कुंडली में नहीं है। उसके बाद इस कुंडली में मानसिक अशांति का भी एक दौर है, चतुर्थ स्थान के कमजोर अंक के प्राप्त करने के कारण। पंचम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में न्यूट्रल सा है, मतलब लंबसम ठीक जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। पर सामान्यतः हम वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की पूजा करके, ब्राह्मणों का आदर करके, गुरु मंत्र से अपने आप को युक्त करके, है ना, धर्म के प्रति अपनी विशेष श्रद्धा रख के इसको ठीक कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में से नौकरी ज़्यादा अच्छी है पहले, पर बाद में चल करके व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा सफल होगा। उसके बाद कंसंट्रेशन, अच्छी आयु, शुद्ध आयु, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, इसका दबाव व्यक्ति को रहेगा। हालांकि आयु का पक्ष बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, न्याय का पक्ष भी इस कुंडली में लगभग ठीक बना हुआ है। उसके बाद नवम भाव का जो प्रभाव बन रहा है उसमें व्यक्ति भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सामाजिक भी है। साथ ही साथ इस कुंडली का जो उत्तरार्ध होगा, मतलब जीवन में आरंभ में कष्ट और बाद में सुख, ये इस कुंडली को 100% ये बात मेरी लागू होगी। आरंभ में ग्रह जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं, बाद में चल करके व्यक्ति के जीवन में प्रभाव अच्छा और उत्तरार्ध सुखी होता है। 36वें वर्ष के बाद चंद्रमा जो है वो भरणी रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। 36वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय का और भी ज़्यादा लाभ होता है। जन्म कुंडली का जो आत्मकारक ग्रह है, इस कुंडली में बने हुए हैं आत्मकारक शनिदेव, जो इस कुंडली के सप्तमेश हैं। नौमांस कुंडली में उनकी राशि बनी है चतुर्थ, दसम और एकादशवें भाव में। हालांकि वहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन नौमांस चक्र में वो ग्रह जाकर के मित्र की राशि में जा रहा है, इस वजह से आत्मकारक ग्रह वहाँ पे ठीक बैठा है। हालांकि शनि और चंद्रमा के बीच की दूरी काफ़ी है, तो वहाँ पे कोई ऐसा विवाह टूटने का योग नहीं है। विवाह अगर करना हो तो कर्क राशि कर्क लग्न, वृष राशि वृष लग्न, ऐसा वाला प्रभाव जातक का बन रहा है। दूसरा एक पक्ष और भी होगा कि कन्या राशि कन्या लग्न की जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम रहे, घर जिसमें आप रहना चाहते हैं उसमें उत्तर दिशा का मकान बहुत अच्छा रहेगा, उत्तरी फ्रंट, नॉर्थ फेसिंग। इतना। उसके बाद जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी 12वें भाव में बैठा है और लग्न पर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक 12वें वर्ष में लाभ का योग बनेगा। चंद्रमा केंद्र में है, बुध केंद्र में है एक दूसरे से, इस वजह से निर्णय लेने की क्षमता जातक की प्रभावित हो रही है। दिन मैंने बता रखा है, नक्षत्र मैंने बता रखा है, अंक मैंने बता रखा है। राशियां धनु और मेष की बहुत अच्छी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन पर्यंत इस कुंडली को अगर कोई रत्न धारण करना हो तो ये गुरु का रत्न पुखराज जातक सदैव अपने गले में या हाथ में धारण कर सकता है।
लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लग्नेश ही यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं दशमांशा चक्र का, ये अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत बेहतरीन पक्ष का निर्धारण कर रहे हैं। इतनी सारी बात है। व्यक्ति माता पिता की भरपूर सेवा करेगा और उच्च शिक्षा का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ, पर अभी हमें इस कुंडली को 5 साल समय देना है ना। ये कुंडली अच्छी है, विदेश में ही ये कुंडली रहेगी, भारत नहीं आएगी, ये भी बात पक्के तौर पे कही जा सकती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।